स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि मिलिंग क्या होता है, मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन कितने टाइप का होता है और मिलिंग ऑपरेशंस कितने टाइप का होता है, मिलिंग ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि मिलिंग क्या होता है। हम बहुत तरीके के मशीनिंग ऑपरेशंस को जानते हैं। मिलिंग से पहले अगर हम बात करें कि मशीनिंग क्या होता है, तो मशीनिंग सिंपली कुछ नहीं होता है, किसी कार्यखंड से कुछ मटेरियल काट करके हटाने की प्रक्रिया मशीनिंग कही जाती है। देखिए, ऑपरेशंस मेनली दो तरीके के होते हैं, या तो मशीनिंग ऑपरेशन होता है या फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। अगर इस रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस पर से कुछ काट करके उतारेंगे तो यह मशीनिंग ऑपरेशन होगा। हो सकता है इसको हम लेथ मशीन पर चढ़ा करके इस पे से कुछ मटेरियल काट करके उतारे, हो सकता है ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग या किसी दूसरे मशीन पर इसको चढ़ा करके इस पर से कुछ मटेरियल काट करके हम हटाए, या हो सकता है किसी दूसरे टूल की सहायता से, हैंड टूल की सहायता से इस पे से मटेरियल रिमूव करे। तो ये सारे ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन कहे जाते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन होता है फिनिशिंग ऑपरेशन। देखिए, फिनिशिंग और मशीनिंग ऑपरेशन दोनों में ही वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव किया जाता है, लेकिन जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसमें सरफेस से मटेरियल रिमूव करने पर उस कार्यखंड के डायमेंशन में चेंजेज आते हैं, उस कार्यखंड के साइज में, उस कार्यखंड के डायमेंशन में, उस कार्यखंड के डायमीटर में, लंबाई में जो भी डायमेंशन हो उसमें बदलाव होता है। लेकिन जो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है वह डायमेंशन में बदलाव के लिए नहीं किया जाता है। फिनिशिंग ऑपरेशन केवल सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाता है। हाँ, कुछ मटेरियल फिनिशिंग में भी रिमूव होता है, लेकिन फिनिशिंग का उद्देश्य वर्कपीस का साइज बदलना नहीं होता है। फिनिशिंग का उद्देश्य केवल वर्कपीस को स्मूथ बनाना होता है, उसके सरफेस को स्मूथ बनाना होता है। फिलहाल हम लोग मिलिंग पर हैं। हमारी आज की पढ़ाई मिलिंग की है। चूंकि मिलिंग एक मशीनिंग प्रक्रम है तो हम आपको फिनिशिंग और मशीनिंग बताने लगे थे। तो मिलिंग क्या होता है, मिलिंग के बारे में हम आपको बता दें। मिलिंग कटर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और मिलिंग क्या है? मिलिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें किसी कार्यखंड की सतह से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा रोटेटिंग एक्शन से मटेरियल रिमूव किया जाता है। मिलिंग एक ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें एक रोटरी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से कार्यखंड की सतह से मटेरियल रिमूव किया जाता है। मिलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को हम लोग मिलिंग कटर कहते हैं। और मिलिंग कटर जिस रोटरी मशीन एलिमेंट पर, मशीन पार्ट पर बांधा जाता है, चूंकि मिलिंग कटर को रोटेट करते हुए मटेरियल रिमूव करना है तो उस मिलिंग कटर को किसी न किसी रोटरी पार्ट पर बांधना पड़ता है। तो उस रोटरी पार्ट को हम लोग आर्बर कहते हैं, वह मिलिंग मशीन का आर्बर कहा जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे बेसिक डायग्राम ऑफ मिलिंग मशीन। बेसिक डायग्राम ऑफ मिलिंग मशीन में हम यह आपको समझाना चाह रहे हैं कि मिलिंग मशीन देखने में कैसा होता है और मिलिंग मशीन कैसे वर्क करता है। मिलिंग मशीन पर कटर कहाँ बंधा होता है, मिलिंग मशीन पर वर्कपीस कहाँ बंधा होता है, मिलिंग मशीन के बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं। हमने मिलिंग मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सभी मशीनों की तरह मिलिंग मशीन का भी एक बेस है। इस तरीके से बेस है। इस बेस के ऊपर आप देख पा रहे हैं इधर एक कॉलम खड़ा है, खोखला कॉलम है, कास्ट आयरन का बना हुआ। यह एक खोखला कॉलम क्या है, ये जो आधार है, फाउंडेशन है या बेस है, इसके दाहिने तरफ इस तरीके से खड़ा है। यह कॉलम खोखला है। इसी खोखले कॉलम के अंदर असल में मिलिंग मशीन का सारा ड्राइव मैकेनिज्म होता है। हो सकता है स्टेप पुल्ली मैकेनिज्म या मोटर या कोई दूसरा ड्राइव मैकेनिज्म, जो कुछ भी मिलिंग मशीन को ड्राइव करने वाला होगा, जो कुछ भी मिलिंग मशीन को चलाने वाला होगा, वो इसी खोखले कॉलम के अंदर रहता है। अब इस खोखले कॉलम से बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे शैफ्ट निकला हुआ है। इस खोखले कॉलम पर यह शैफ्ट खोखले कॉलम में इस तरीके से अंदर तक है
और इस कॉलम पर इस तरीके से बियरिंग लगा करके यह एक शैफ्ट निकला है। इस शैफ्ट को मिलिंग मशीन की भाषा में कहते हैं आर्बर। आर्बर जिसके ऊपर मिलिंग कटर बांधा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बर। अब यह आर्बर क्या है, इस खोखले कॉलम से बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसी आर्बर पर बांध दिया गया है क्या, कटर। हमने बताया था कि मिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से रोटरी एक्शन के द्वारा कार्यखंड की सतह से मटेरियल रिमूव किया जाता है। कैसा कटर होना चाहिए, कैसा टूल होना चाहिए, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होना चाहिए। कैसा एक्शन होना चाहिए, रोटरी एक्शन, यानी कि यह जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है यह घूमने वाला होना चाहिए, रोटरी एक्शन करते रहना चाहिए। यह कटर कैसा होता है, देखिए हमने यहाँ स्क्रीन पर दिखा दिया। यह कटर कुछ इस तरीके से होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इस कटर को उठा करके इस शैफ्ट के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया गया है। चढ़ा करके स्पेसिंग रिंग लगा करके इसको इस शैफ्ट पर जहां कहीं भी चाहते हैं, यहाँ 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 वहां पर स्पेसिंग रिंग लगा के डिस्टेंस बना करके ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक, अब इसके अलावा देखिए इस खोखले कॉलम के ठीक ऊपर एक ओवर आर्म दिया गया है। ये ओवर हैंगिंग आर्म है, कैल्टिलीवर बीम की तरह होता है। इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जब यह आर्बर इस तरीके से बाहर निकला हुआ है तो इधर इसको कोई नहीं सपोर्ट किया है। देखिए अगर यह सपोर्ट नहीं होता तो इधर इसको कोई नहीं सपोर्ट किया है, तो आर्बर जो है कि ओवर आर्म से निकले हुए एक योक की सहायता से दूसरे तरफ भी सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से जब भी कोई कार्यखंड आकर के कटर से कांटेक्ट करेगा और मशीनिंग होने पर यह जो हमारा शैफ्ट है या आर्बर है यह इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं झुकेगा। जो कैल्टिलीवरिंग एक्शन हमारे आर्बर में आना था वह अब नहीं आएगा। देखिए अगर यह योक का सपोर्ट बाएं तरफ से यह योक का सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता, अगर बाएं तरफ से योक का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसे में यह नीचे वर्कपीस है, यह नीचे वर्कपीस है। वर्कपीस के नीचे देखिए यह टेबल है, टेबल के ऊपर कार्यखंड बांधा गया है। जब यह वर्कपीस की मशीनिंग कटर करता तो क्या होता, कटर के ऊपर एक अपलिफ्ट फोर्स लगता, ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगता। जब ऊपर की तरफ ऐसे झटका लगता, बल लगता, तो यह आर्बर क्या होता, ऐसे ऊपर की तरफ झुकने की या ऊपर की तरफ टेढ़ा होने की कोशिश करता। क्यों करता, क्योंकि कॉलम की तरफ आर्बर को सपोर्ट है लेकिन इधर बाएं तरफ सपोर्ट नहीं था। तो वही सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ओवर आर्म से एक योक लटका करके इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया। अब अभी तक की पढ़ाई में हमने आपको यह बताया मिलिंग मशीन का यह ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में यह बेस है, बेस में दाहिने तरफ आप यह देख पा रहे हैं एक खोखला कॉलम है। खोखले कॉलम से बाहर की तरफ निकला हुआ यह एक शैफ्ट है। जो हमने डॉटेड बना दिया है शैफ्ट का हिस्सा वह कॉलम के अंदर है, नहीं दिख रहा है। और यही शैफ्ट जो बाहर निकला हुआ है इसी के ऊपर कटर बांधते हैं। इसी शैफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं आगे चल करके, आर्बर। मिलिंग कटर को मिलिंग मशीन के जिस पार्ट पर बांधते हैं उस पार्ट का नाम होता है आर्बर। आर्बर एक तरीके से रोटरी शैफ्ट होता है जिसके ऊपर कटर बांधा जाता है। अब कॉलम के ठीक ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ओवर आर्म लगा दिया गया है। एक इस तरीके से आर्म है, एक बीम है समझ लीजिए, और उसका कोई विशेष काम नहीं है। उसका काम यही है योक की सहायता से आर्बर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इस हिस्से को थोड़ा सा देखिए कि इस हिस्से में क्या है। हमने बताया कि ये कॉलम है, इस कॉलम के किनारे पर इधर यहां पर जो है गाइड वे बना होता है और इस गाइड वे पर चलता है एक नी मतलब क्या होता है, घुटना। जैसे आपके पैरों का घुटना होता है ना, पैरों का जो घुटना होता है उसी पर पूरा का पूरा बॉडी आपका सपोर्टेड होता है। इसी तरीके से मिलिंग मशीन में भी इस कॉलम के ठीक किनारे इधर एक इस शेप का पार्ट लगा हुआ है। हम अलग से बना करके दिखा रहे हैं। इस शेप के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मिलिंग मशीन का नी या घुटना। यह क्या है, नी।
अब इस नी पर इधर की तरफ दाहिने तरफ क्या होता है, गाइड वे होता है, और कॉलम पर भी इसी तरीके से गाइड वे होता है। इस गाइड वे को ला करके इस कॉलम के गाइड वे में इंगेज करा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। और इसके ठीक नीचे बेस पर क्या लगा हुआ है, यह स्क्रू जैक। इसके नीचे यहां पर देखिए स्क्रू जैक लगा हुआ है, और इसके ठीक नीचे यहां पर मिलिंग मशीन का फाउंडेशन है या बेस है, ठीक ना। अब एक कॉलम के इधर लग गया है नी। अब नी के ऊपर क्या है, सैडल। जैसे लेथ मशीन के बेड पर ऊपर क्या लगा होता था, सैडल। लेथ मशीन का जो कैरिज होता था उसका सबसे निचला हिस्सा सैडल होता था, बेड के ठीक ऊपर क्या लग जाता था, सैडल। अब इसी तरीके से जो मिलिंग मशीन का नी है इसके ठीक ऊपर क्या लग गया है, ये वाला पोर्शन। देखिए हमने यहां पर लिख दिया सैडल, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है सैडल। यह मिलिंग मशीन के नी पर कुछ इस तरीके से चल सकता है, इस तरीके से। इसको चलाने के लिए एक यहां पर हैंड व्हील लगा हुआ है। जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो यह हमारा सैडल मिलिंग मशीन के नी पर या मिलिंग मशीन के घुटने पर, सपोर्ट पर चल सकता है। सैडल के ठीक ऊपर क्या लगा हुआ है, देखिए टेबल लगा हुआ है, और टेबल के ठीक ऊपर ये वाला वर्कपीस बांधा गया है। यह वर्कपीस है और यह टेबल है। सैडल के ठीक ऊपर टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर जो है वर्कपीस बांध दिया गया है। अब टेबल में भी एक हैंड व्हील लगा होता है। देखिए हम यहां पर बना दे रहे हैं हल्का सा, जिसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वर्कपीस को हम लोग आगे पीछे टेबल के ऊपर कर सकते हैं, या टेबल को आगे पीछे करेंगे तो हमारा सैडल के ऊपर जब टेबल आगे पीछे होगा तो टेबल के ऊपर बंधा हुआ वर्कपीस भी आगे पीछे होगा। अब आप देख पा रहे हैं टेबल के ऊपर जो वर्कपीस बंधा है उसके ठीक ऊपर क्या है, कटर। और कटर कहां बंधा हुआ है, मिलिंग मशीन के आर्बर में। अब जब मिलिंग मशीन का आर्बर घूमेगा, इसका मतलब यह कटर घूमेगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि मिलिंग मशीन का आर्बर घूमेगा। अभी तो हमें यही नहीं समझ में आया कि मिलिंग मशीन का आर्बर कैसे घूमेगा। देखिए अभी मान करके चलिए कि मिलिंग मशीन का आर्बर घूमेगा। कैसे घूमेगा उसके लिए हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। यह जो खोखला कॉलम है इसके अंदर मिलिंग मशीन के ड्राइव मैकेनिज्म होगा। जैसे यहाँ पर बेल्ट होगा, अरे यहाँ पर मोटर होगा, स्टेप पुल्ली होगा, इसके ऊपर स्टेप पुल्ली होगा, बेल्ट द्वारा पावर इस पर आएगा। जब मोटर चालू करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा आर्बर घूम जाएगा। जब आर्बर घूम जाएगा तो यह कटर घूम जाएगा। देखिए ड्राइव के कई मैकेनिज्म होते हैं, वो हमने आपको हिंट किया कि ऐसा होता है, और भी आगे चल करके हम दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअल में पावर मिलता है आर्बर को। जब आर्बर घूमेगा तो आर्बर के ठीक नीचे वर्कपीस लगा हुआ है, वर्कपीस टेबल पर बंधा हुआ है। अब वर्कपीस को कहाँ पर मशीनिंग करना है, वहां पर वर्कपीस के जिस पोजीशन की मशीनिंग करनी होगी। जैसे यह वर्कपीस है तो वर्कपीस के इस पोजीशन की मशीनिंग करनी है कि इस पोजीशन की मशीनिंग करनी है या इस पोजीशन की मशीनिंग करनी है। इसके लिए हमारे पास टेबल में और नी में हैंड व्हील लगे हुए हैं। हम उसको घुमा करके वर्कपीस को सही पोजीशन पर कटर के नीचे ला देंगे। कटर रोटरी मोशन करते हुए वर्कपीस की मशीनिंग कर देगा। ये तो रहा मिलिंग मशीन का इंट्रोडक्शन कि मिलिंग मशीन में क्या क्या होते हैं और यह कैसे काम करते हैं। तो सबसे बेसिक पार्ट्स की बात हम एक बार फिर से कर लेते हैं कि मिलिंग मशीन में क्या क्या होता है। तो देखिए मिलिंग मशीन में क्या क्या होता है, अगर इसकी बात हम करें तो सबसे पहले सारे मशीनों की तरह मिलिंग मशीन में क्या होता है, आधार, नींव, फाउंडेशन यही है। उसके बाद क्या है, मिलिंग मशीन में कॉलम होता है। कॉलम आपको दिख रहा है, आधार आपको दिखाया है, सभी मशीनों में होता है। आधार के ठीक इधर दाहिने तरफ क्या है, यह कॉलम है। कॉलम किस लिए है, मिलिंग मशीन का स्ट्रक्चर तैयार करता है और जो भी ड्राइव मैकेनिज्म होता है इसी खोखले कॉलम के अंदर होता है। इसके अलावा मिलिंग मशीन में क्या होता है, ओवर आर्म। ये देखिए कॉलम के ठीक ऊपर जो इस तरीके से आर्म लगा हुआ है, एक किस लिए लगा हुआ है, यह लगा हुआ है मेनली इस आर्बर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और देखिए इसी ओवर आर्म से कभी कभी एक ब्रेस भी लग जाता है
मतलब एक तरीके से एप्रन या पर्दा लग जाता है। वह किस लिए लगता है? जो भी ऑपरेटर यहाँ पर काम करता है मिलिंग मशीन का मशीनिंग वाला जगह और इस ऑपरेटर, जैसे मैं ऑपरेटर हूँ और यह मशीनिंग वाला जगह है, तो हमारे और मशीनिंग वाले जगह के बीच में एक पर्दा लग गया। वो पर्दा भी इसी ओवर आर्म से सपोर्ट होता है। इस पर्दे का नाम होता है मेनली ब्रेस। ओवर आर्म हो गया। ओवर आर्म के अलावा क्या होता है मिलिंग मशीन में? आर्बर होता है। देखिए ये है आर्बर। आर्बर किसके द्वारा सपोर्टेड होता है? योक। अब आर्बर के ऊपर एक चीज और होता है, क्या होता है? कटर। कटर या मिलिंग कटर। कटर क्या होता है? कटर एक तरीके का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हमने यहां पर दिखा दिया है। कटर एक तरीके का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसके परिधि पर ढेर सारे कटिंग टीथ या काटने वाले दांते बने होते हैं, जो रोटरी एक्शन करते हुए कार्यखंड के सरफेस से मटेरियल रिमूव करता है। अब इसके अलावा क्या है मिलिंग मशीन में? यहां पर आप देख पा रहे हैं नी है, घुटना है। घुटने के ऊपर क्या है? सैडल है। ये देखिए, अब सैडल के ठीक ऊपर क्या है? टेबल है। टेबल के ऊपर क्या बांधा जाएगा? वर्कपीस बांधा जाएगा। फिलहाल वो मिलिंग मशीन का पार्ट नहीं है। अब जो नी है, जो घुटना है, उसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रू जैक लगा हुआ है। देखिए ये है स्क्रू जैक। घुटने को, नी को इस मिलिंग मशीन का जो कॉलम है, इस पर बने हुए गाइड वे पर कितना ऊपर नीचे करना है, इस स्क्रू जैक से करते हैं। अब हम यह समझ रहे हैं कि आपको मिलिंग मशीन का एक बेसिक आइडिया क्रिएट हो गया है। मिलिंग मशीन क्या होता है और कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिलिंग मशीन का डिटेल डायग्राम दिखाएंगे और उसके एक एक पार्ट्स की बात करेंगे कि ये पार्ट मिलिंग मशीन पर क्यों है और इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक, हमने मिलिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम दिखाया, उसमें कुछ बेसिक पार्ट्स को आपको दिखाया और यह बता दिया कि मिलिंग मशीन का वर्किंग क्या है और यह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिटेल डायग्राम को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दाहिने तरफ ओपन कर दिए हैं। इसमें एक एक पार्ट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट आप देख पा रहे हैं वह क्या है? बेस। अब बेस के बारे में हमें कुछ बताना नहीं है, आप सभी समझ गए हैं। जैसे सभी मशीनों में एक फाउंडेशन होता है, उसी तरीके से मिलिंग मशीन में भी एक फाउंडेशन है जो कि बेस के नाम से यहाँ दिखाया गया है। जो दूसरा नंबर पार्ट है, हमने आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया था एक स्क्रू जैक। यहाँ वही पार्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू मतलब उठाने वाला स्क्रू। असल में मिलिंग मशीन का जो नी होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए उसके नीचे एक स्क्रू जैक लगा हुआ होता है। उसी स्क्रू जैक को यहाँ पर कहा जा रहा है एलिवेटिंग स्क्रू। अब अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट नी है। हम ब्लॉक डायग्राम में आपको बता दिए कि मिलिंग मशीन में नी का क्या मतलब होता है। असल में मिलिंग मशीन का जो नी होता है उसी के ऊपर वर्कपीस बांधा जाता है इनडायरेक्ट रूप में। कैसे? मिलिंग मशीन का जो नी होता है उसके ठीक नीचे स्क्रू जैक होता है और मिलिंग मशीन का जो नी होता है वह मिलिंग मशीन के कॉलम से जुड़ा होता है। कॉलम पर बने हुए गाइड वे पर ऊपर नीचे किया जा सकता है। नी के ठीक ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर वर्कपीस बांधा जाता है। अब देखिए, अब नी के अलावा अगले पार्ट की हम बात करते हैं तो एक हैंडल लगा हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं मिलिंग मशीन में नी के सामने जो 4 नंबर से मेंशन किया गया है डायग्राम में, वो है नी एलिवेटिंग हैंडल। ठीक है ना। अब घुटने को ऊपर नीचे कौन करेगा? घुटने के नीचे स्क्रू जैक तो लगा हुआ है। अब स्क्रू जैक को ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल लगा होता है जिसे हम लोग नी एलिवेटिंग हैंडल कहते हैं। उसे 4 नंबर से दिखाया गया है।
अब देखिए नी को ऊपर नीचे करने के लिए तो हैंडल लग गया है 4 नंबर, लेकिन अगला 5 नंबर पर एक और हैंडल दिखाया गया है। वो किस चीज के लिए है? वो क्रॉस फीड के लिए है। देखिए जैसे लेथ मशीन के सैडल में क्रॉस फीड और लॉन्गिट्यूडनल फीड के लिए अलग अलग हैंडल लगा होता है, इसी तरीके से मिलिंग मशीन के नी में भी क्रॉस फीड और लॉन्गिट्यूडनल फीड के लिए यानी कि सैडल को और टेबल को चलाने के लिए अलग अलग हैंडल लगा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 नंबर जो दिखाया गया है वो वर्कपीस को क्रॉस फीड देने के लिए एक हैंडल लगाया गया है, वो है क्रॉस फीड हैंडल। छह नंबर के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, ये कुछ नहीं है, सैडल है। यह नी के ठीक ऊपर लगाए जाने वाला एक पार्ट है जिसके ऊपर टेबल लगाया जाता है। मिलिंग मशीन के नी के ठीक ऊपर जो पार्ट लगता है उसे मिलिंग मशीन का सैडल कहते हैं। यह मिलिंग मशीन के नी के ऊपर चलाया जा सकता है लॉन्गिट्यूडनली। इसको हमने ब्लॉक डायग्राम में भी बता दिया। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है क्रॉस स्लाइड। देखिए अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में मिलिंग मशीन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आजकल पूछ दिए जा रहे हैं मिलिंग मशीन से भी संबंधित कुछ, इसलिए हम आपको सिलेबस में मिलिंग मशीन भी डाल दिए हैं कंपटीशन में, ताकि अगर मिलिंग मशीन से क्वेश्चन आ जाता है, जनरली आता है। देखिए हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, जो आपका कंपटीशन का ट्रेंड चल रहा है उसमें जो हमारा स्टडी, जो हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है तरह तरह के पेपर्स को देख करके, तो मिलिंग मशीन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेसिक होते हैं। इसलिए हम मिलिंग मशीन को आपको बता रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। इतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वीडियो छोड़कर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे तो आप बेसिक भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में आपको वीडियो में बने रहना है और मिलिंग मशीन की पढ़ाई जो हम करा रहे हैं इसको देखते रहिए। इससे आपके लेवल में जो मिलिंग मशीन का क्वेश्चंस होता है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगले पार्ट्स की बात करते हैं कि अगला पार्ट कौन है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में अगला पार्ट क्या है, जो 8 नंबर से दिखाया गया है। 8 नंबर कौन सा पार्ट है? देखिए 8 नंबर फ्रंट में दिखाया गया है। एक्चुअल में इस 8 नंबर का काम है, जब मिलिंग मशीन पर मशीनिंग का काम हो रहा होगा तो मशीनिंग वाले जगह और जहां पर ऑपरेटर खड़ा है उसके बीच में 8 नंबर एक पर्दे का काम करता है, एक एप्रन का काम करता है, ताकि कोई चिप्स और कटिंग फ्लूइड ऑपरेटर के ऊपर न आ जाए। इसके लिए क्या है, बीच में एक ब्रेस लगाया गया है, एक एप्रन या एक पर्दा लगाया गया है। यही 8 नंबर यहां पर दिखाया गया है, इसका नाम है फ्रंट ब्रेस। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या दिखाया गया है। देखिए जो मिलिंग मशीन का आर्बर है, जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में बताया कि मिलिंग मशीन का आर्बर एक तरफ से कॉलम से सपोर्टेड होता है, लेकिन उसका जो दूसरा एंड होता है ये वाला यह फ्री होता है, तो इसको भी ऊपर से एक सपोर्ट ला करके लगा दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्बर सपोर्ट, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम में योक के नाम से बताए थे। वहीं यह योक यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आर्बर सपोर्ट या योक। आर्बर को सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? असल में आर्बर को बाएं तरफ से सपोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब आर्बर पर कटिंग टूल बन जाएगा और वर्कपीस मशीनिंग के लिए ऊपर की तरफ आएगा, जब ऊपर की तरफ आएगा तो आर्बर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको ऊपर की तरफ उठाएगा। ऐसे में आर्बर इस तरह से टेढ़ा न हो जाए, इसके लिए क्या है, इधर से भी एक सपोर्ट दिया गया है। वही सपोर्ट कैसे दिया गया है, आर्बर सपोर्ट 9 नंबर की सहायता से। ठीक, अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है ओवर हैंगिंग आर्म। हमने सबसे पहले ही ओवर आर्म के बारे में बताया था। यही आर्बर सपोर्ट या ब्रेस कहाँ से आएंगे, यह ओवर हैंगिंग आर्म से नीचे की तरफ लटकेंगे। कॉलम के ठीक ऊपर सबसे टॉप पर, अगर यह कॉलम है तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कॉलम के ठीक ऊपर सबसे टॉप पर 10 नंबर से एक पार्ट दिखाया गया है, वह ओवर हैंगिंग आर्म है। वह आर्बर को भी सपोर्ट करता है और उसी ओवर हैंगिंग आर्म से कभी कभी एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन या पर्दा लग जाता है, जिसे फ्रंट ब्रेस कहते हैं। तो जो ओवर हैंगिंग आर्म है उसी से आर्बर सपोर्ट आता है और आर्बर को सपोर्ट करता है। 10 नंबर है आर्बर। आर्बर के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है। मिलिंग मशीन में मशीन के जिस पार्ट पर, जिस रोटरी पार्ट पर कटर बांधा जाता है उसी पार्ट का नाम होता है आर्बर। 11 नंबर क्या है, कटर।
मिलिंग कटर, असल में मिलिंग मशीन पर जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है उसी को मिलिंग कटर या कटर कहते हैं। अब इतने पार्ट्स को हमने आपको बता दिया। अब आगे के पार्ट्स को बताने के लिए हम इधर का यह पोर्शन मिटा दे रहे हैं। अब हम 13 नंबर वाले पार्ट पर चलते हैं। 13 नंबर वाला पार्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं सबसे बेसिक पार्ट है, वह छूट गया। मिलिंग मशीन के बेस के दाहिने तरफ एक खोखला इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिलिंग मशीन का कॉलम। तो 13 नंबर क्या है, मिलिंग मशीन का कॉलम। हमने ब्लॉक डायग्राम में भी बताया कि मिलिंग मशीन का कॉलम खोखला है। इस कॉलम के अंदर मिलिंग मशीन के सारे ड्राइविंग मैकेनिज्म रखे जाते हैं। अब इस खोखले कॉलम के अंदर क्या होता है, मिलिंग मशीन के ड्राइविंग मैकेनिज्म यानी मोटर होता है, स्टेप पुल्ली होता है, बेल्ट होता है, और इस खोखले कॉलम के ऊपर एक पैनल होता है जिसमें मिलिंग मशीन के कंट्रोल स्विचेज होते हैं। मतलब मिलिंग मशीन को चालू करने का डिवाइसेस होता है, मिलिंग मशीन का स्पीड कंट्रोल करने का डिवाइसेस होता है, लीवर्स होते हैं, गियर होते हैं। ये सारे मिलिंग मशीन के कॉलम पर एक पैनल में लगे हुए होते हैं। अब 13 नंबर के बारे में हम आपको बता दें कि यह 13 नंबर क्या है, कॉलम। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है कोन पुल्ली। देखिए मिलिंग मशीन में कॉलम में एक कोन पुल्ली नीचे होता है, एक कोन पुल्ली ऊपर होता है। ये नीचे वाले कोन पुल्ली सीधे मोटर से जुड़े होते हैं, यहाँ से पावर ऊपर वाले कोन पुल्ली तक जाता है। यही कोन पुल्ली क्यों होता है, स्पीड चेंजेस कर पाने के लिए। अब एक कोन पुल्ली दिखा दिए गए हैं, ऊपर का कोन पुल्ली यहां दिखाया गया है, इसी तरीके से नीचे भी एक कोन पुल्ली होता है। अब 15 नंबर पर हम चलते हैं। 15 नंबर क्या है, टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट। देखिए यह एक शैफ्ट होता है जिससे दूर से ही ऑपरेट करके मिलिंग मशीन पर फीड दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट। टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपके लेवल के 2 एग्जाम्स में यह देखा हुआ हूं कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एग्जाम था आपका MPPGCIL का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मिलिंग मशीन का जो टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट होता है वह किस प्रकार के कपलिंग से या किस प्रकार के ज्वाइंट से जुड़ा होता है। असल में वह यूनिवर्सल ज्वाइंट से जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे आपका एक यूनिवर्सल कपलिंग होता है, उसी कपलिंग से टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट जुड़ा होता है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया कि हमने क्या बताया, उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि मिलिंग मशीन का जो टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट होता है, इससे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपके लेवल के एग्जाम में हमने देख लिया कि 2 बार पूछा जा चुका है। आपको यह याद रख लेना है। वह क्वेश्चन क्या है कि टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट में किस तरीके का ज्वाइंट इस्तेमाल होता है, या दूसरे शब्दों में कहे कि मिलिंग मशीन का टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट किस प्रकार के कपलिंग से जुड़ा होता है। मिलिंग मशीन का टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट किस ज्वाइंट से जुड़ा होता है, तो उसका आंसर है यूनिवर्सल ज्वाइंट या यूनिवर्सल कपलिंग। टेलीस्कोपिक फीड शैफ्ट सीधे सीधे संबंध रखता है यूनिवर्सल कपलिंग से। ठीक, अब अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट जो है 16 नंबर है, वो है टेबल। 16 नंबर पार्ट आपको दिख रहा है डायग्राम में, वह टेबल है। अब मिलिंग मशीन की पढ़ाई हो गई। इसके अलावा आप कुछ पार्ट्स और देख रहे हैं कि मिलिंग मशीन में पाइप लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है। इन सब का क्या काम है? असल में जब भी किसी कार्यखंड की मिलिंग की जाती है तो उस पर कटिंग फ्लूइड बहुत जरूरी होता है। तो कटिंग फ्लूइड के लिए मिलिंग मशीन के कॉलम पर आप देख पा रहे हैं उधर दाहिने तरफ एक ठो टैंक, एक क्या 2 टैंक लगा हुआ है। एक ठो क्लीन कटिंग फ्लूइड का, एक डर्टी कटिंग फ्लूइड का होता है। उस टैंक से पाइप लगते हुए सीधे कटर के ऊपर कटिंग फ्लूइड जा रहा है। तो यह टैंक कटिंग फ्लूइड को अपने पास रखता है और इस पाइप के थ्रू पंप से कटर के ऊपर लगातार भेजता है। और कटर पर कूलिंग करने के बाद, वर्कपीस पर कूलिंग करने के बाद जो गंदा कटिंग फ्लूइड होता है वह दूसरे टैंक में आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो वो जो 2 टैंक और पाइप दिख रहा है वो सारा मैकेनिज्म कटिंग के दौरान या मिलिंग के दौरान कूलिंग के लिए है, कटिंग फ्लूइड है।
इस तरह से हमने आपको कंप्लीटली बता दिया कि मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मिलिंग मशीन के किस पार्ट का क्या काम होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिलिंग। जो मिलिंग ऑपरेशन होता है यह कौन कौन सा होता है। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है, अप मिलिंग का मतलब क्या होता है, डाउन मिलिंग का मतलब क्या होता है, अप मिलिंग के क्या लाभ है क्या नुकसान है, और डाउन मिलिंग के क्या लाभ और नुकसान है। आपको बता दें कि मिलिंग से अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होता है। ऐसे में अब जो हम आपको अप मिलिंग और डाउन मिलिंग पढ़ाने चल रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। बहुत ध्यान से देखना और समझने का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल समझ लेना है कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर क्या होता है। वीडियो के पिछले हिस्से में हमने कई बार आपको यह दिखाया कि मिलिंग कटर देखने में कैसा होता है। आपको बता दें कि मिलिंग कटर देखने में एक दांतेदार पहिए जैसा होता है, जो कि एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है और रोटरी एक्शन के द्वारा मशीनिंग करता है। इसका मतलब मिलिंग कटर कैसा मोशन करता है, रोटरी मोशन करता है। इस तरीके का रोटरी मोशन करता है, वह लीनियर मोशन नहीं करता है। मिलिंग कटर रोटरी मोशन करता है। एक बार हम फिर से ऊपर इस स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं कि मिलिंग कटर देखने में कुछ इस तरीके से होता है, जैसा आपका गियर होता है ना। गियर दांते मशीनिंग के लिए नहीं होते हैं, गियर के दांते एक दूसरे से इंगेज होकर के पावर ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं। लेकिन उसी तरीके से गियर के दांतों की तरह मिलिंग कटर के परिधि पर भी, मिलिंग कटर भी एक सर्कुलर डिस्क होता है, उसके परिधि पर कुछ दांते होते हैं। लेकिन ये दांते किसके लिए होते हैं, ये दांते दूसरे मेटेलिक पीसेस के मशीनिंग ऑपरेशन के लिए होता है। मिलिंग कटर एक सर्कुलर डिस्क होता है, इस डिस्क के परिधि पर दांते कटे हुए होते हैं, यही दांते मिलिंग कटर के कटिंग टूल है। तो मिलिंग कटर का जो सर्कुलर डिस्क है, क्या उस पर एक ही दांत है? नहीं, मल्टी दांत है, कई दांत है, पूरे परिधि पर दांते बने हुए हैं। इस तरीके से मिलिंग कटर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हुआ। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा मिलिंग कटर होता है। अब नीचे हमने मिलिंग कटर का दो ठो डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम पर हमने पूरे परिधि पर नहीं बनाया है, लेकिन दांते पूरे के पूरे परिधि पर होते हैं। इसमें भी दांते पूरे परिधि पर होते हैं, जो हमने डॉटेड दिखाया है। इधर भी दांते तीत यानी दांते हैं, इसके ऊपर भी पूरे परिधि पर दांते हैं, जैसा कि मिलिंग कटर में होता है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए, बनाने में जल्दबाजी के लिए पूरे परिधि पर दांते नहीं बनाए हैं। जितने की जरूरत है केवल उतने को बनाए हुए हैं। हमें समझना है मेनली अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, की अप मिलिंग क्या होता है और डाउन मिलिंग क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अप मतलब, डाउन मतलब, बस अब आपको समझ में आ जाएगा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है। देखिए, मिलिंग कटर में हमने बताया था कि यह मिलिंग मशीन, यह मिलिंग कटर है, इसके पूरे परिधि पर दांते हैं, इसके बीच में एक सेंट्रल होल है। यह सेंट्रल होल किस लिए है? असल में मिलिंग मशीन में एक आर्बर होता है जो कि रोटरी मोशन करता है। उसी आर्बर पर जाकर के यह मिलिंग कटर बांधा जाता है। अब वह आर्बर इसी सेंट्रल होल में आ जाता है, या सेंट्रल होल जो है उसी आर्बर पर चढ़ जाता है। उसके बाद यह मिलिंग कटर मिलिंग मशीन पर बांध दिया जाता है और यह मिलिंग कटर फिर रोटरी मोशन करने लगता है। अब यह मिलिंग कटर अगर इस तरीके से रोटरी मोशन कर रहा है तो यह मशीनिंग कैसे करेगा? ये देखिए, एक वर्क पीस है। देखिए, मिलिंग मशीन पर बांधा गया यह एक वर्कपीस है। अब अगर हम पूछे कि मिलिंग, यह वर्कपीस मिलिंग मशीन पर कहां बांधा गया है, असल में यह वर्कपीस मिलिंग मशीन के टेबल पर बांधा गया है, ठीक। और टेबल कहां है? मिलिंग मशीन के सैडल पर। सैडल कहां है? सैडल नीचे नी पर है। इसका मतलब ये जो वर्कपीस है एक तरीके से मिलिंग मशीन का जो नी होता है, यह कॉलम है, यह नी है, तो इसी के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर यह वर्कपीस बंधा हुआ है। तो यह हो गया मिलिंग मशीन का टेबल। अब देखिए, मिलिंग मशीन जब कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज, और वर्कपीस इधर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान लगा करके समझिए कि मिलिंग मशीन या मिलिंग कटर को हमने क्या बताया कि इस तरीके से क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ऐसा।
जब मिलिंग कटर इस तरीके से क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और वर्कपीस जो है इधर की तरफ ढकेला जा रहा है। कैसे ढकेला जा रहा है? हमने आपको मिलिंग मशीन में हैंड व्हील के मैकेनिज्म्स बताए थे। वहां क्रॉस फीड और लॉन्गिट्यूडनल फीड के लिए दो हैंडल लगे होते हैं, एक सैडल के लिए, एक टेबल के फीड के लिए। उस तरीके से घुमा करके हैंडल को इस वर्कपीस को क्या किया जा रहा है, टेबल सहित इधर की तरफ चलाया जा रहा है। जब वर्कपीस को टेबल सहित इधर की तरफ चलाया जा रहा है और वर्कपीस ऐसे क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो होगा क्या? देखिए, ये जो कटर के दांते हैं 1 2 3 4 इसी तरीके से 5 6 7 8 इस तरह पूरे परिधि पर इसी तरीके से दांते जो है कि वितरित रहेंगे। अब ये जो कटर के दांते हैं जब यह क्लॉकवाइज चलेगा तो यहां पर आकर के वर्कपीस से कांटेक्ट बनाएगा और वर्कपीस इधर की तरफ ढकेला जा रहा है तो ये जो कटर का दांत है इसमें हल्का सा धंस जाएगा वर्कपीस में। जब यहां पर हल्का सा धंस जाएगा तो धंसने के बाद कुछ इस तरीके से एक चिप्स निकल करके आएगा और मिलिंग मशीन के इसी दांते में फंस करके यह चिप्स ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब यह थोड़ा सा कटर घूमेगा तो इधर बाहर की तरफ एक इस शेप में, एक इस आकृति में चिप्स निकल आएगा। ये चिप्स कहां से आया है? ये चिप्स यही वाला जो चिप्स है यहां से जो है कि झटक करके या यहां से जो है कि ऐसे बाहर फेंक दिया गया है। ठीक, अब ये जो आपका दांत आया, मान लीजिए यह दांत नंबर 1 है। जो 1 नंबर का दांत यहां पर क्या किया, वर्कपीस से कांटेक्ट बनाया, इसके बाद वर्कपीस में हल्का सा धंस गया। धंसने के बाद ये जो हमने यहां पर दिखाया है इस शेप का एक चिप्स बना। चिप्स बनने के बाद यह चिप्स इस तरीके से बाहर निकल गया। अब यह बताइए कि यह मिलिंग मशीन वर्कपीस को मशीनिंग के दौरान ऊपर उठाने की कोशिश किया कि नीचे दबाने की कोशिश किया? फिर से समझिए, किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं। हमने बताया कि जो मिलिंग कटर का 1 नंबर दांत है, 1 नंबर दांत क्या किया, यहां से धंसा और धंसने के बाद कुछ इस शेप में, यह जो हमने यहां पर घेर करके दिखाया है इसी आकृति में एक चिप काटा और चिप काटने के बाद इस तरीके से ढकेल करके ऊपर कर दिया। यह जो चिप्स आया ऐसे नीचे से आया ऊपर की तरफ। अब बताइए यह मिलिंग मशीन का जो मशीनिंग का प्रक्रम रहा, जो मशीनिंग का कार्यक्रम रहा, यह वर्कपीस को ऊपर उठाने की कोशिश किया कि नीचे दबाने की कोशिश किया? हाँ, यह वर्कपीस को ऊपर उठाने की कोशिश किया। वर्कपीस टेबल पर बंधा हुआ है तो टेबल सहित वर्कपीस को हल्का सा ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। कब खींचने की कोशिश करेगा? जैसे ही 1 नंबर का दांत इसमें हल्का सा धंसेगा, धंसने के बाद यह मशीनिंग करेगा। मशीनिंग करेगा तो मेटल है, आसानी से तो कट नहीं जाएगा। वह क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल मिलिंग कटर के साथ ऐसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा। लेकिन इधर से ऐसे धक्का दिया जा रहा है तो वर्कपीस ऊपर उठने की कोशिश करेगा या चिप्स कटने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके के मिलिंग को हम लोग कहते हैं अप मिलिंग। अप मिलिंग, अप मतलब ऊपर। ये जो मिलिंग रही इसका नाम क्या रहा? अप मिलिंग। क्यों अप मिलिंग रहा? क्योंकि मशीनिंग के बाद यह जो चिप्स है वह ऊपर की तरफ जा रहा है और मशीनिंग के दौरान जो कार्यखंड है वो कटर के साथ ऊपर लिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कटर जो है कार्यखंड को लगातार ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। जब जब ये दांतें वर्कपीस में फंसेंगी ये वर्कपीस को टेबल सहित ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। इस वजह से इस मिलिंग का नाम है अप मिलिंग। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है तो वैसे ही तो मिलिंग हो ही करता है, इसमें क्या नई बात है? क्या डाउन मिलिंग कुछ अलग होता है क्या? मिलिंग जैसे होता है वैसे ही होता है? हाँ, डाउन मिलिंग इससे कुछ अलग होता है। अब हम देखेंगे कि डाउन मिलिंग कैसा होता है। इधर का थोड़ा सा पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं ताकि डाउन मिलिंग आपको समझा पाए। इधर थोड़ा जगह मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। अब इस डाउन मिलिंग को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, यह एक वर्कपीस है और यह इसके ठीक नीचे मिलिंग मशीन का टेबल है। ठीक, वर्कपीस के ठीक नीचे क्या है? मिलिंग मशीन का
टेबल है, वर्कपीस के ऊपर कटर चल रहा है, जो कटर में यह सेंट्रल होल है, यहाँ पर आर्बर होता है। जब आर्बर घूमेगा तो इस तरीके से कटर भी घूमेगा। अब देखिए, अब इस कटर को हम क्लॉकवाइज चला दे रहे हैं। यह देखिए कटर जो है क्लॉकवाइज, जैसे वो वाला कटर घूम रहा था अप मिलिंग वाला, उसी तरीके से ये भी कटर क्या है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब जब यह कटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसके ये जो दांतें हैं, ये देखिए, ये दांत है, यह दांत है, यह दांत है, एक दांत ए है, इसी तरीके से इसके पूरे परिधि पर क्या होगा, दांत होगा। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें, 1 नंबर दांत, 2 नंबर दांत, 3 नंबर दांत, तो क्या होगा, ये सब दांतों की संख्या हमने लिख दिया। इसी तरीके से पूरे परिधि पर दांत जो है वितरित है। अब अगर यह कटर क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, जो 1 नंबर दांत है वह आगे निकल गया है, 2 नंबर भी निकल रहा है। अब जो 3 नंबर वाला दांत है वह देखिए थोड़ी देर बाद आकर के वर्कपीस से टकराएगा। वर्कपीस से टकराएगा, वर्कपीस से कहां पर टकराएगा, ऐसे ऐसे आकर के थोड़ी देर में क्या होगा, यह 3 नंबर वाला दांत जो है, ये जो हमने यह पॉइंट दिखाया है, इस पर आकर के टकरा जाएगा। टकराने के बाद वर्कपीस को इधर दाहिने तरफ से बाएं तरफ, जैसे हमने यह एरो दिखाया है, यह तीर दिखाया है, टेबल को इस तरीके से फीड दिया जाएगा। जब टेबल को इस तरीके से फीड दिया जाएगा तो 3 नंबर वाला दांत धीरे से आकर के जो है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर टकरा जाएगा। टकराने के बाद वर्कपीस के सरफेस से 3 नंबर वाला दांत कुछ मटेरियल इस तरीके से रिमूव करेगा। कैसे, इस शेप में देखिए मटेरियल कैसे रिमूव किया। यहां पर चिप्स कैसा बना, हम यहां दिखा रहे हैं चिप्स जो यहां पर बना। इस तरीके से यह चिप्स 3 नंबर से कटने के बाद थोड़ी देर बाद इसके पीछे की तरफ ऐसे फेंक दिया जाएगा। देखिए जब कटर ऐसे घूम करके आएगा, क्लॉकवाइज घूम करके आएगा, तो इस पॉइंट पर टकराएगा वर्कपीस से। वर्कपीस से टकराने के बाद जो हमने घेर रखा है इस शेप का चिप्स बनेगा। यह चिप्स ऐसे थोड़ी देर में पीछे की तरफ फेंक दिया जाएगा। ये जो मिलिंग का ऑपरेशन रहा, इसको ध्यान से देखिए और पहले वाले से इसमें अंतर समझिए। इसमें क्या हुआ, कटर क्लॉकवाइज चल रहा है और वर्कपीस क्या है, इधर कटर के ही डायरेक्शन में इधर की तरफ फीड किया जा रहा है, इधर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। इस तरह से जो चिप्स कटा, चिप्स कटर के साथ ही चला जा रहा है, कटर के साथ आकर के चिप्स इधर फेंक दिया गया। अब ये जो मशीनिंग ऑपरेशन रहा, इस ऑपरेशन में हमने क्या देखा, इस ऑपरेशन में मशीनिंग तब हुआ जब मिलिंग कटर कार्यखंड को नीचे की तरफ दबाया। इसमें कब मशीनिंग हो रहा था, अप मिलिंग में देखिए मिलिंग कटर कार्यखंड को ऊपर उठा रहा था तब मशीनिंग हो रहा था। लेकिन इसमें देखिए मिलिंग कटर क्या किया, कार्यखंड को ऐसे नीचे की तरफ दबाया तब मशीनिंग हुआ। 3 नंबर वाला जब दांत जो है वो यहां पर आकर के कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद कटर इस तरीके से रोटेट किया, यानी कार्यखंड को दबाया। सोचिए दबाया यहां पर कि उठाया कार्यखंड को, कार्यखंड को और टेबल पर नीचे की तरफ दबाया। जब कार्यखंड को और टेबल पर नीचे की तरफ दबाया तो इस तरीके के मिलिंग को हम लोग नीचे 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 मतलब डाउन मिलिंग कहते हैं। फिर से समझिए, जो अप मिलिंग था इसमें जो हमारा कटर था, 1 नंबर वाला दांत इसमें देखिए इस तरीके से कटिंग के बाद वर्कपीस को उठाने की कोशिश कर रहा था, मशीनिंग के दौरान वर्कपीस को उठाने की कोशिश कर रहा था या चिप्स को लेके ऊपर जा रहा था, इस वजह से इसे अप मिलिंग। लेकिन यहां पर देखिए डाउन मिलिंग में इस दांत से, जो हमने 3 नंबर से दांत दिखाया है, 3 नंबर वाला दांत जो है कि कटिंग के दौरान कुछ इस तरीके से चिप बनाया, चिप को क्या किया, ऐसे नीचे लेकर के जा रहा है और पूरा का पूरा जो मिलिंग कटर है वो वर्कपीस को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इस मिलिंग ऑपरेशन को डाउन मिलिंग कहते हैं। यह क्या किया, अब उठा रहा है, उठा रहा है कि नहीं, कौन उठा रहा है, कटर वर्कपीस को उठाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, कटर वर्कपीस को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इस मिलिंग को हम लोग क्या कहेंगे, डाउन मिलिंग।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि अप मिलिंग क्या होता है और डाउन मिलिंग क्या होता है। अब अगर हम यह बात करें कि कौन सा मिलिंग पसंद किया जाता है, कौन सा मिलिंग ऑपरेशन अधिक किया जाता है, आप बताइए इसमें से कौन आपको ठीक लगा, कौन सा किया जाना चाहिए। अगर अभी हम आपको मिलिंग के बारे में और कुछ ना बताए, सीधे यही सवाल पूछे कि इसमें से कौन सा मिलिंग आपको ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप कौन से मिलिंग को पसंद करेंगे, कौन से मिलिंग को परंपरागत बताएंगे, किसको कहेंगे कि यह नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। असल में परंपरा में या जनरल यूज में कौन सा मिलिंग ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, अप मिलिंग इस्तेमाल किया जाता है कि डाउन मिलिंग इस्तेमाल किया जाता है, नहीं पता ना, अभी पता चल जाएगा। देखिए हम बता देते हैं, असल में जो परंपरा में कन्वेंशनल मिलिंग होता है वो अप मिलिंग होता है। देखिए अभी जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप मिलिंग के बहुत सारे नुकसान है, बहुत अवगुण है इसमें, ठीक है ना। यह वर्कपीस को उठाने की कोशिश करेगा, कभी अगर टेबल और नी मजबूत कमजोर हुआ तो पता चला टेबल को ही उखाड़ करके वर्कपीस के साथ उठा लिया, या अगर क्लैंप मजबूत नहीं है, वर्कपीस मजबूती से नहीं बंधा हुआ है, तो मशीनिंग का करा ई वर्कपीस को उठा ले हैं। तो ई वर्कपीस को ना उठा पाए इसके लिए क्या है कि इस वर्कपीस को टेबल के साथ मजबूती से क्लैंप करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यह वर्कपीस को टेबल पर दबा ही रहे हैं, तो यहां मजबूती के साथ क्लैंप करने का लफड़ा नहीं है। उसके बाद भी जो कन्वेंशनल मिलिंग है अधिक इस्तेमाल किया जाता है, यही मिलिंग कन्वेंशनल मिलिंग है, परंपरागत। इस मिलिंग को हम लोग कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं। ये देखिए गैर परंपरागत मिलिंग है, यह अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह नॉन कन्वेंशनल मिलिंग है। यह परंपरा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, डाउन मिलिंग। देखिए अप मिलिंग में बहुत नुकसान है और डाउन मिलिंग में बहुत फायदे हैं, लेकिन केवल एक नुकसान की वजह से डाउन मिलिंग को नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अप मिलिंग में ढेर सारे नुकसान होने के बाद भी एक फायदे की वजह से इसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। हर एक मशीन शॉप में अधिकतर अप मिलिंग ही इस्तेमाल किया जाता है। अप मिलिंग का दूसरा नाम है कन्वेंशनल मिलिंग। देखिए कन्वेंशन मतलब होता है परंपरा, जो चीजें परंपरा में है। जैसे आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो अक्सर हम शर्ट पहन करके बनाते हैं, हम टी शर्ट नहीं पहनते हैं, तो हमारे लिए जो कन्वेंशनल क्लॉथ है, परंपरागत परिधान है, वो शर्ट है, टी शर्ट नहीं है। देखिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब सिर्फ बस इतना है, परंपरागत जो चीज़ें परंपरा में इस्तेमाल होती हैं और जो चीज़ें परंपरा में इस्तेमाल नहीं होती हैं। अब हम थोड़ा सा इन दोनों मिलिंग का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि ये दोनों मिलिंग क्या है, इसमें दोनों में क्या अंतर है, कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेसिक तो हमने मेन तो बता ही दिया कि यह वर्कपीस को उठाने की कोशिश करता है, वह वर्कपीस को दबाने की कोशिश करता है, और इसमें वर्कपीस का फीड जो होता है और कटर का जो रोटरी डायरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पड़ रहे हैं। इसमें क्या है, वर्कपीस का फीड और कटर का मोशन दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पड़ रहे हैं। देखिए फीड ऐसे, कटर का मोशन ऐसे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, उसको हम थोड़ा सा जो है कि कंपैरिजन में देखेंगे, तुलना में। कंपैरिजन बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला कंपैरिजन हम करते हैं। सबसे पहला यह क्या है, अप मिलिंग में वर्कपीस फीड का डायरेक्शन और कटर का मोशन दोनों अपोजिट हैं। देखिए इसमें कटर का मोशन कैसे है, ऐसे है। वर्कपीस का फीड कैसे है, ऐसे है। कटर का मोशन ऐसे, वर्कपीस फीड ऐसे, दोनों क्या है, अपोजिट है। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या है, वर्कपीस फीड इधर, कटर इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिए कटर कैसे चल रहा है, कटर ऐसे चल रहा है, लेकिन वर्कपीस का फीड ये भी ऐसे ही है, दोनों बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में एक अंतर यह हुआ कि जो अप मिलिंग होता है उसमें वर्कपीस का डायरेक्शन और कटर का डायरेक्शन अलग अलग है, जबकि जो डाउन मिलिंग है उसमें वर्कपीस फीड और कटर मोशन दोनों का डायरेक्शन सेम है।
दूसरा क्या अंतर है, चिप्स का शेप देखना है हमें। क्या देखना है अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे कंपैरिजन में? अप मिलिंग में चिप्स का शेप देखिए, पहले पतला, चिप्स कुछ इस तरीके से है अप मिलिंग में, और इधर से कटना शुरू हुआ है। इसका मतलब पहले चिप्स जो है बहुत पतला है, फिर बाद में मोटा हो गया। इस तरीके से मोशन कर रहा है, ऐसे चिप्स पहले पतला था, बाद में मोटा हो गया। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या हो रहा है, डाउन मिलिंग में देखिए चिप्स कुछ इस तरीके से कटा है। कटिंग किधर से शुरू हुई है, इधर से, अंत किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, बी पर। अप मिलिंग में चिप्स जो है कटिंग के शुरुआती दौरान में बहुत कम रहता है चिप्स की मोटाई, और कटिंग जब खत्म होता है तो चिप्स की मोटाई अधिक होती है। डाउन मिलिंग में क्या होता है, कटिंग के शुरुआत में चिप्स की मोटाई अधिक होती है, कटिंग के अंत में चिप्स की मोटाई कम होती है। फिर से समझिए, अप मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में चिप्स की मोटाई कम और लास्ट में चिप्स की मोटाई अधिक। डाउन मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में चिप्स की मोटाई अधिक और कटिंग के लास्ट में चिप्स की मोटाई कम। अब अगर हम बात करें अगला कटिंग फोर्स की, 4 नंबर की बात करें अगले अंतर की, कटिंग फोर्स किसमें कैसे लगता है। कटिंग फोर्स देखिए, अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स है वो शुरू में कम लगेगा क्योंकि चिप्स की मोटाई कम है, और लास्ट में कटिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कटिंग के अंत में कटिंग फोर्स बहुत अधिक लगने लगेगा, जबकि डाउन मिलिंग में पहले कटिंग फोर्स अधिक लगेगा, बाद में कटिंग फोर्स धीरे धीरे चिप्स की मोटाई कम हो जाएगी तो कटिंग फोर्स भी कम हो जाएगा। अब अगला अंतर अगर हम बात करें अपलिफ्ट फोर्स का, देखिए अप मिलिंग में वर्कपीस कार्यखंड को उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि डाउन मिलिंग में वर्कपीस कार्यखंड को दबाने की कोशिश कर रहा है। अपलिफ्ट फोर्स की, तो अप मिलिंग में क्या हो रहा है, मिलिंग कटर कार्यखंड को उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि डाउन मिलिंग में मिलिंग कटर कार्यखंड को टेबल पर दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत यह है, कभी कभी क्वेश्चन या कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में किसमें कार्यखंड को टेबल के साथ बहुत मजबूती से बांधना चाहिए। बताइए किसमें कार्यखंड को टेबल के साथ बहुत मजबूती से क्लैंप की सहायता से बांधना चाहिए, अप मिलिंग में। क्योंकि अप मिलिंग में अगर कार्यखंड को टेबल के साथ मजबूती से नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, कटर जो है वर्कपीस को उठा लेगा खट से, जबकि डाउन मिलिंग में बहुत मजबूती से बांधने की जरूरत नहीं है, कार्यखंड की क्लैंपिंग बहुत जबरदस्त करने की जरूरत नहीं है। तो जो अप मिलिंग है वह एक ऐसा मिलिंग होता है जिसमें टेबल बहुत मजबूत होना चाहिए और मिलिंग मशीन जो है कि रिजिड होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत हिलता डुलता रहेगा तो आप मिलिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कटर लगातार वर्कपीस को उठाने की कोशिश करेगा तो वर्कपीस टेबल को उठाने की कोशिश करेगा, टेबल नी को उठाने की कोशिश करेगा। अगर ये सब जो है कि थोड़ा बहुत इसमें प्ले होगा तो यह चल नहीं पाएगा। डाउन मिलिंग में ऐसा नहीं है। डाउन मिलिंग में क्या है कि कैसा भी टेबल रहे, कमजोर टेबल है, वर्कपीस अच्छे से नहीं बंधा हुआ है, खुदा टूल जो है कि कटर जो है कि वर्कपीस को दबा करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब अगर अगला हम कटिंग फ्लूइड के बेसिस पर बात करें कि किसमें कटिंग फ्लूइड डालना आसान होगा, बताइए इसमें कटिंग फ्लूइड डालना आसान होगा कि इसमें कटिंग फ्लूइड डालना आसान होगा। कटिंग फ्लूइड का मतलब कर्तन द्रव। जब मशीनिंग ऑपरेशन होता है तो वहाँ कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए कुछ लिक्विड मटेरियल डाला जाता है, उसी को कटिंग फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए जब इसमें कटिंग फ्लूइड डालेंगे तो जहाँ पर एक्चुअल मशीनिंग हो रहा है वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा, पूरा बाहर की तरफ झटक जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे पाइप लगा करके कटिंग फ्लूइड डालेंगे तो जहाँ पर मशीनिंग हो रहा है वहाँ पर कटिंग फ्लूइड पहुँचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर यहाँ से कटिंग फ्लूइड डालेंगे तो कटर खुद कटिंग फ्लूइड को अपने साथ लेकर के जाएगा वहाँ पर जहाँ मशीनिंग हो रहा है। जबकि यहां क्या कर रहा है, कटर कटिंग फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकेगा झटक करके, वह एक्चुअल मशीनिंग वाले जगह पर नहीं जाने देगा। तो यहां पर कटिंग फ्लूइड डालना मुश्किल है अप मिलिंग में, जबकि डाउन मिलिंग में कटिंग फ्लूइड डालना आसान है। अब
वर्कपीस और कटर के कांटेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ पर कटर का जो कटिंग टीथ है वर्कपीस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ रहा है, सडन कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अप मिलिंग में देखिए क्या सडन कांटेक्ट हो रहा है? नहीं। यहाँ से ऐसे कटर चला, क्योंकि यह सरफेस कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से ऐसे कुछ दूर रगड़ेगा ऐसे, फिर एक्चुअल मशीनिंग शुरू करेगा। जबकि डाउन मिलिंग में कटर क्या आ रहा है? कटर अचानक आ रहा है, खट से वर्कपीस के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पर सडन कांटेक्ट है, डाउन मिलिंग में क्या है? सडन कांटेक्ट। यहां पर ग्रेजुअल कांटेक्ट। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। अब देखिए, ये जो दांत है जब मशीनिंग के लिए वर्कपीस के संपर्क में आएगा, अचानक से नहीं आएगा अप मिलिंग में, धीरे धीरे रगड़ते हुए आएगा और मशीनिंग करना शुरू करेगा। जबकि डाउन मिलिंग में क्या है? इस तरीके से आएगा और वर्कपीस पर अचानक कांटेक्ट करेगा। तो बताइए टूल लाइफ किस में अधिक हुआ? किसका टूल अधिक चलेगा, किसका टूल जल्दी फेल होगा? यानी कि कौन सा कटर अधिक देर तक चलेगा, कौन सा कटर जल्दी फेल हो जाएगा? इसमें ये जो कटर है अप मिलिंग में, इसकी जीवन काल अधिक होगी, यह अधिक लंबे समय तक मशीनिंग कर सकता है, क्योंकि यह ग्रेजुअल कांटेक्ट कर रहा है, कटर और वर्कपीस में धीरे धीरे कांटेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर जो है कि किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट फोर्स या कोई झटका बल नहीं लग रहा है, कोई सडन फोर्स नहीं लग रहा है, तो कटर का यहाँ पर लाइफ बढ़ गया। जबकि यहाँ पर कटर का लाइफ डाउन मिलिंग में क्या हो गया? यह अचानक कांटेक्ट कर रहा है, ऐसे रोटेट करते हुए आया हमारा खट से, खट 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 खट। जबकि यहाँ खट 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 वाला लफड़ा नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा? धीरे धीरे कांटेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा रगड़ रहा है फिर चल रहा है। तो जो डाउन मिलिंग है उसमें कटर का जीवन काल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कटर का दांत और वर्कपीस के बीच में सडन कांटेक्ट होता है, जिससे वहां पर झटका बल यानी इम्पैक्ट लगता है। इस इम्पैक्ट की वजह से दांत टूटने के डर लगातार बने हुए होते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। जबकि अप मिलिंग में कटर के दांत और वर्कपीस में ग्रेजुअल कांटेक्ट या धीरे धीरे रगड़ करके कांटेक्ट होता है। ऐसे में इसके ऊपर कोई सडन फोर्स या इम्पैक्ट नहीं आता है। और जो डाउन अप मिलिंग का कटर होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसका टूल लाइफ अधिक होता है। अब कंपैरिजन में हम अगले पॉइंट की बात करें, जो कि है फिनिश। फिनिश किस में अच्छा मिलेगा? इसमें वर्कपीस के मशीनिंग के बाद फिनिश अच्छा मिलेगा कि इसमें फिनिश अच्छा मिलेगा? फिनिश अच्छा मिलेगा डाउन मिलिंग में। डाउन मिलिंग में क्यों फिनिश अच्छा मिलेगा? क्योंकि डाउन मिलिंग में दांत ऐसे आएगा, कांटेक्ट करेगा, जैसे ही कांटेक्ट करेगा वैसे ही मशीनिंग शुरू हो जाएगी, स्लिप नहीं होगा। डाउन मिलिंग में कटर का दांत जैसे ही वर्कपीस से कांटेक्ट करेगा मशीनिंग शुरू हो जाएगी, स्लिप नहीं होगा। फिर से सुनिए, डाउन मिलिंग में कटर का दांत जैसे ही वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही मशीनिंग शुरू हो जाएगी, स्लिप नहीं होगा। अब अप मिलिंग में देखिए, अप मिलिंग में कटर का दांत वर्कपीस, कटर का जो टीथ है वो वर्कपीस से यहां पर कांटेक्ट किया, तो यहां से यहां तक तो पहले स्लिप होगा, सरकेगा बिना मशीनिंग किए हुए, स्लिप। ऐसे आया, यहां पर टकराया, थोड़ा सा पहले स्लिप किया, तुरंत धंस नहीं पाएगा क्योंकि यह इस तरीके से है, घुमावदार है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे कांटेक्ट होगा, थोड़ा सा तो स्लिप कर जाएगा। इस वजह से इतना दूर स्लिप करने के बाद एक्चुअल मशीनिंग यहां से शुरू होगा, जबकि वहां पर कोई स्लिप नहीं हो रहा था, जहां पर कांटेक्ट बना वहीं से मशीनिंग शुरू। यहां पर क्या हो रहा है? जहां पर कांटेक्ट बना वहीं से मशीनिंग नहीं शुरू हो रहा है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। तो ऐसे में जो अप मिलिंग का सरफेस फिनिश आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अगर यह वर्कपीस मशीनिंग के बाद निकल रहा है तो अप मिलिंग का जो सरफेस फिनिश है, ध्यान से देखिए, यह क्या है? लहरदार है, वेवी शेप है, वेवी फिनिश। वेवी मतलब वेव, वेव कैसा होता है? तरंग, ऐसे ऐसे, समझ गए? क्यों ऐसा फिनिश हो रहा है? क्योंकि वर्कपीस जब यहां से मशीनिंग होना चाहिए था, अगर यहीं से मशीनिंग किया होता तो ठीक रहता, लेकिन थोड़ा सा सरक करके आगे से मशीनिंग करना शुरू किया, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा ऊंचाई बना रह जाएगा, इस वजह से वर्कपीस का फिनिश ऐसा आएगा। जबकि डाउन मिलिंग में कैसा फिनिश आएगा? डाउन मिलिंग का फिनिश देखिए, डाउन मिलिंग का फिनिश बिल्कुल फिनिश आएगा, इसमें किसी भी तरीके का
लहरदार शेप नहीं आएगा, वेवी शेप नहीं आएगा, फिनिश आएगा यहाँ। क्यों आएगा? क्योंकि कटिंग के बाद वर्कपीस और कटर के दांत में कोई स्लिप नहीं हो रहा। जब स्लिप नहीं हो रहा, जब कांटेक्ट किया तभी से मशीनिंग शुरू, तो फिनिश सरफेस। जबकि यहाँ पर जब कांटेक्ट किया उसके बाद थोड़ा सा स्लिप किया, स्लिप करने की वजह से यह इस तरीके से जो फिनिश है वो हल्का सा लहरदार मिल रहा है। ठीक, इस तरीके से हमने आपको अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। एक और जरूरी चीज ये है कि डाउन मिलिंग का एक दूसरा नाम भी है, या डाउन मिलिंग का एक नाम और भी है, उसका नाम है क्लाइंब मिलिंग। क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है ना। डाउन मिलिंग का नाम है क्लाइंब मिलिंग। जब भी पूछा जाता है क्लाइंब मिलिंग तो बच्चे तुरंत उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना, चढ़ना मतलब अप मिलिंग को क्लाइंब मिलिंग कहते होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात। क्लाइंब मिलिंग किसे कहते हैं? क्लाइंब मिलिंग डाउन मिलिंग का नाम है। पहले तो रट लीजिए, फिर हम समझाते हैं कि कैसे क्लाइंब मिलिंग जो है डाउन मिलिंग का नाम है। फिर से सुनिए, डाउन मिलिंग का एक दूसरा भी नाम है क्लाइंब मिलिंग। क्लाइंब मतलब चढ़ना। बच्चे जब भी सुनते हैं क्लाइंब मिलिंग तो उनके दिमाग में तुरंत अप मिलिंग आता है, क्योंकि वो क्लाइंब का मतलब चढ़ना समझते हैं, चढ़ना का मतलब ऊपर समझते हैं, और तुरंत कह देते हैं क्लाइंब मिलिंग मतलब अप मिलिंग। बिल्कुल गलत बात। क्लाइंब मिलिंग अप मिलिंग का नाम नहीं है, क्लाइंब मिलिंग डाउन मिलिंग का नाम है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अरे याद हो गया, अब बताइए कैसे नाम है। तो देखिए, यह सड़क है और यह आपके साइकिल का पहिया है, ठीक है ना। साइकिल का पहिया जब इस तरीके से रोटेट करेगा तो यह डाउन मिलिंग के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब यह सड़क पर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है यह पहिया, तो यह कहा जा रहा है कि यह सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है या चढ़ रहा है। अब यही चीज इस तरीके से मान लीजिए, यह एक कोई टेपर चीज है, इसके ऊपर एक रोलर लगा हुआ है। जब रोलर को इस तरीके से डाउन मिलिंग की तरह घुमाएंगे तो क्या करेगा, यह वर्कपीस पर ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। इस वजह से इस डाउन मिलिंग का नाम क्लाइंब मिलिंग है। अब यहाँ वर्क में देखिए, यह क्या कर रहा है, वर्कपीस के ऊपर धीरे 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 चढ़ते जा रहा है, जबकि यह वर्कपीस के ऊपर नहीं चढ़ रहा है। यह वर्कपीस पर चढ़ने जैसा मोशन करता है। जो डाउन मिलिंग है वह वर्कपीस पर, जब डाउन मिलिंग कटर घूमता है तो ऐसा लगता है कि वह वर्कपीस पर चढ़ रहा है, ठीक ना। इस वजह से डाउन मिलिंग का दूसरा नाम क्लाइंब मिलिंग है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत तेज पूछा जाता है डाउन मिलिंग का दूसरा नाम या क्लाइंब मिलिंग किसे कहते हैं, अप मिलिंग या डाउन मिलिंग को। तो क्लाइंब मिलिंग डाउन मिलिंग का नाम है, अप मिलिंग का नाम नहीं। एक बार अगर हम फिर से समराइज करें कि हम कौन कौन सा कंपैरिजन कराए हैं। सबसे पहले यह बताए हैं कि अप मिलिंग में कटने के बाद चिप्स ऊपर की तरफ जाता है, डाउन मिलिंग में कटने के बाद चिप्स नीचे की तरफ दब करके आगे आता है। अप मिलिंग में कटर जो है वर्कपीस को उठाने की कोशिश करता है, डाउन मिलिंग में कटर वर्कपीस को दबाने की कोशिश करता है। अप मिलिंग में कटिंग फ्लूइड डालना मुश्किल होता है, डाउन मिलिंग में कटिंग फ्लूइड डालना आसान होता है। अप मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में चिप्स की मोटाई कम और कटिंग के लास्ट में चिप्स की मोटाई अधिक। डाउन मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में चिप्स की मोटाई अधिक और कटिंग के लास्ट में चिप्स की मोटाई कम होती है। चिप्स की मोटाई अधिक होने के कारण डाउन मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में कटिंग फोर्स अधिक और लास्ट में कटिंग फोर्स कम। अप मिलिंग में कटिंग के शुरुआत में कटिंग फोर्स कम और कटिंग के लास्ट में कटिंग फोर्स अधिक, ठीक है। इसके अलावा अप मिलिंग में वर्कपीस को टेबल पर टाइटली बांधना पड़ता है, यानी क्लैंप मजबूत होना चाहिए, जबकि डाउन मिलिंग में मजबूत क्लैंप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कटर खुद वर्कपीस को दबा करके चल रहा होता है। अप मिलिंग में कटर और वर्कपीस का कांटेक्ट ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से कटर लाइफ बढ़ जाता है। जबकि डाउन मिलिंग में कटर का वर्कपीस से कांटेक्ट, कटर के दांत का वर्कपीस से कांटेक्ट अचानक होता है, जहां पर कटर के फेल होने के चांस होते हैं इम्पैक्ट की वजह से। इस वजह से डाउन मिलिंग में कटर का लाइफ कम हो जाता है। अगर बात सरफेस फिनिश की करें तो अप मिलिंग में सरफेस फिनिश स्लाइटली वेवी आता है, लहरदार आता है, जबकि डाउन मिलिंग में सरफेस फिनिश
अप मिलिंग की अपेक्षा अच्छी होती है। डाउन मिलिंग का दूसरा नाम है क्लाइंब मिलिंग या नॉन कन्वेंशनल मिलिंग। अप मिलिंग का दूसरा नाम है कन्वेंशनल मिलिंग। बहुत सारे खूबियां डाउन मिलिंग में है, उसके बाद भी वह नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें टूल लाइफ बहुत कम होता है सडन कांटेक्ट की वजह से। अप मिलिंग में बहुत सारे नुकसान है लेकिन इसमें टूल लाइफ अच्छा होता है, इस वजह से यह कन्वेंशनल या बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, परंपरागत होता है। इस तरीके से अप मिलिंग और डाउन मिलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। आपको समझ में आ गया कि अप मिलिंग क्या होता है, डाउन मिलिंग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर मिलिंग से कुछ क्वेश्चन आता है तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग से पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, इसलिए आपको यह अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिलिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से मिलिंग ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं।